शुरुआत करते हैं रीवा से आ रही बड़ी खबर के साथ। मयंक को बचाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है, कवायद लगातार जारी है। मनिका गांव में बोरवेल में मासूम गिरा था। करीब कल दोपहर 3:30 से 4 बजे की ये घटना, जब मासूम खेलते हुए इस बोरवेल में गिर गया था, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, करीब 15 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। 40 से 45 फीट की गहराई में मासूम फंसा हुआ है। हालांकि बच्चे के मूवमेंट को लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। तो मयंक को बचाने की कोशिशें लगातार जारी है। कल दोपहर करीब 3:30 से 4 बजे की यह घटना, 40 से 45 फीट की गहराई में मासूम फंसा हुआ है। बड़ी बात यह है और थोड़ी चिंताजनक बात यह है कि बच्चे के मूवमेंट को लेकर फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि जब भी वहां पर किसी भी जगह खुदाई होती है तो वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन की वजह से जो मलबा होता है, जो मिट्टी होता है, वो आ जाता है। और अमूमन जो भी बच्चे फंसे होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी होती है और वो नीचे खिसक जाते हैं, और यही शायद यहाँ पर मयंक के साथ भी हुआ। हालांकि अभी ये अनुमान के तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो मयंक है वो 45 फीट पर करीब फंसा हुआ है, और उसको निकालने के लिए जो पैरेलल गड्ढा है वो खोदा जा रहा है। करीब 50 फीट तक जो गड्ढा है वो खोदा जाना है, और जो वर्टिकल जो गड्ढा खोदा जाना है वो अंतिम फेज में है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल करीब 8 फीट तक गड्ढा खोदा जाएगा, जिसके बाद मयंक तक पहुंचा जाएगा। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर तमाम जो अधिकारी हैं वहां पर मौजूद हैं, कलेक्टर भी मौजूद हैं, इसके अलावा वहां से जो विधायक हैं वो भी मौजूद हैं, और एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं। 8 पोकलेन मशीन वहां पर मंगाई गई हैं, और इन 8 मशीनों की मदद से वहां पर खुदाई का काम लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। 40 से 45 फीट की गहराई पर बच्चा फंसा हुआ है, और देखिए लापरवाही कई स्तर पर हुई है, क्योंकि 2 साल से अधिक पुराना ये बोरवेल बताया जा रहा है। हालांकि कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब घटना होती है तभी कार्रवाई क्यों होती, क्योंकि नियम तमाम बनाए गए हैं, गाइडलाइंस तमाम बनाए गए हैं, लेकिन उन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता। जिला प्रशासन की यहां पर लापरवाही साफ तौर पर दिखती है। ये देखिए, ये हम आपको सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं, जो कि कल दोपहर की ये घटना है, और कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो समानांतर गड्ढा है बोरवेल के वो खोदा जा रहा है, और कलेक्टर भी, जैसा कि इसके थोड़ी देर पहले जब हमारे सहयोगी कलेक्टर से बातचीत कर रहे थे, कहा जा रहा था कि 50 फीट लगभग ये खुदाई हो चुकी है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल वहां पर गड्ढा खोदा जाएगा और बच्चे तक पहुंचा जाएगा। हालांकि प्राथमिकता अभी यही है कि बच्चे को सकुशल निकाला जाए, क्योंकि बच्चे की मूवमेंट जो है वो कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, कैमरे में नजर नहीं आ रही, और इसीलिए वहां पर जो परिजन बच्चे के मौजूद हैं वो भी बेहद चिंतित हैं, क्योंकि बच्चे के मूवमेंट से थोड़ी बहुत आशा की किरण जो है वो जागी रहती है, लेकिन बच्चे का मूवमेंट वहां पर नहीं दिख रहा। हालांकि उम्मीद यही है कि बच्चा सकुशल हो और टीम जो है वो बच्चे तक जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि यहां पर टाइमिंग का भी खेल है। अगर थोड़ी सी भी देर होगी, क्योंकि 15 से 16 घंटे ऑलरेडी बीत चुके हैं बच्चे को बोरवेल में गिरे हुए, और ऐसे में ये लंबा वक्त हो जाता है। ऐसे में अगर और देरी होती है इस ऑपरेशन में तो स्थिति चिंताजनक बन जाएगी। 40 से 45 फीट गहरे यहां पर गहराई में बच्चा फंसा हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, जो वर्टिकल गड्ढा खोदा जा रहा था, क्या वो जो गड्ढा है वो पूरा कर लिया गया है खोदना? और ये भी जानकारी दीजिए कि जो हॉरिजॉन्टल करीब 8 फीट गड्ढा यहां पर खोदा जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल में कितना वक्त लग सकता है गड्ढा खोदने में? देखिए, जो अनुमान है करीब 2 से ढाई घंटे तक ओवरऑल रेस्क्यू खत्म होने में लगने का अनुमान है। अभी जो पाइप है, जो टनल हॉरिजॉन्टल गड्ढे के जरिए बनाई जाएगी, उसे 2 पार्ट में किया जा रहा है। जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो पाइप को काटने की कोशिश कर रहे हैं, उसे 2 पार्ट में अलग किया जा रहा है, और इसके बाद इसे टनल में जो हॉरिजॉन्टल टनल बनाया जाएगा, जो गड्ढा बनाया जाएगा, उसमें डाला जाएगा, और उसके जरिए मयंक तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। जो पैरेलल गड्ढा है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं,
ये पैरेलल गड्ढा जो है वो करीब 100 मीटर का ही अंतर है जहां पर बोरवेल है, उससे 100 मीटर दूर तक जो है वो प्रशासन ने मिट्टी को हटा दिया, यानी कि पैरेलल गड्ढा खोद लिया है। अब हॉरिजॉन्टल गड्ढा खोदा जाना बाकी है और करीब ये 8 फीट का गड्ढा होगा, क्योंकि अनुमान ये है कि 40 से 45 फीट के भीतर मयंक के फंसे होने का अनुमान है। और मयंक के ऊपर यानी कि जहां तक कैमरा पहुंचा है, कैमरा जहां पर पहुंचा है वहां पर मलबा है, यानी कि मयंक नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन मलबा जरूर दिखाई दे रहा है। प्रशासन का अनुमान ये है कि मलबे के नीचे मयंक खोद सकता है और इसीलिए जो एनडीआरएफ की एसओपी है उसके एसओपी के तहत पहले पैरेलल गड्ढा खोद दिया गया है। अब इसके बाद एक वर्टिकल गड्ढा खोदे जाने की तैयारी है। यहाँ पर अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम भी हल्का सा बादल छाया हुआ है। अगर बारिश होती है तो ज़रूर रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पड़ सकता है, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन समुचित तरीके से चल रहा है, यानी कि तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो प्रशासन और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है उनका अनुमान है कि 2 घंटे के भीतर वो रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लेंगे। हालांकि ये ऑपरेशन कब तक पूरा होता है देखना होगा, क्योंकि रात भर यहाँ पर पैरेलल गड्ढे की खुदाई चली है और अभी भी लगभग पैरेलल गड्ढे को जो 40 फीट तक खोदा जा चुका है उसे आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है ताकि हॉरिजॉन्टल गड्ढे को खोदा जा सके। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर एग्जैक्टली बोरवेल है, यानी कि बच्चा जहाँ पर गिरा हुआ है। ये जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रही है ये बोरवेल की तस्वीर है और बोरवेल से 50 मीटर की भी दूरी नहीं है, उससे कम की दूरी है जहाँ तक गड्ढा खोदा जा चुका है। अब वर्टिकल गड्ढा खोदकर एक टनल बनाया जाएगा और टनल के लिए जो पाइप है वो लाई जा चुकी है और उस टनल के जरिए मयंक तक पहुंचने की कोशिश की जाए, उसे निकालने की कोशिश होगी। प्रशासन की पहली प्रायोरिटी ये है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाए और इसी वजह से न सिर्फ कैमरा डाला गया, हालांकि भले ही कैमरे में मयंक को कैद नहीं किया जा पा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई भी दी जा रही है इस उम्मीद के साथ कि मयंक को सकुशल बाहर निकाला जा सके। 16 घंटे के आसपास का वक्त जो है वो बीत चुका है इस पूरी घटना का। कल दोपहर करीब 3 बजे की घटना है और 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। देर रात बनारस से एनडीआरएफ यहाँ पर मोर्चा संभालती है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आती है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बताती हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग अंतिम चरण में है। और मैं एक बार आपको और भी जो सीसीटीवी की तस्वीरें हैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। जो कैमरा बोरवेल के भीतर डाला गया है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैमरा कहां तक कैच कर पा रहा है, क्योंकि बीच में एक जगह पर मलबा है और उसी मलबे पर कैमरा अटका हुआ है और सिर्फ मलबे की ही तस्वीरें कैमरे में कैद हो पा रही हैं। लेकिन जहां पर मयंक है वहां तक प्रशासन कैमरा अब तक नहीं पहुंचा पाया है और लगातार जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। और क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये सुहागी पहाड़ से सटा हुआ क्षेत्र है, यानी कि एक तरफ उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, दूसरी तरफ त्योथर और रीवा जिला आता है और बीच में सुहागी पहाड़ है। सुहागी पहाड़ के पास होने के बावजूद एक अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर अब तक पत्थर नहीं मिला, इस वजह से आसानी से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन सवाल जो है वो सवाल कई गंभीर हैं कि प्रशासन के सरकार के निर्देशों के बावजूद खुले बोरवेल पर पूरी तरीके से खुले बोरवेल्स को बंद क्यों नहीं किया जा सका और जगह जगह की घटनाएं लगातार सामने क्यों आ रही हैं। अभी फिलहाल जो बोरवेल है उससे कैमरा बाहर निकाल लिया गया है, यानी कि अब जो टनल बनाने की प्रक्रिया है उस पर तेजी से काम शुरू होगा। पहले जो पाइप है उसे 2 पार्ट में अलग किए जाने के बाद सीधा एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाकर मयंक को निकालने की कोशिश की जाएगी। अभी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो की जा रही है। ऑक्सीजन का सिलेंडर आप देख सकते हैं और इस सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई सीधा बोरवेल के भीतर किया जा रहा है। और अब प्रशासन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जिसका ये बोरवेल है, यानी कि भूमि का जो मालिक है उसके ऊपर कार्रवाई की तैयारी भी कर रहा है और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए और ज़रूरी ये भी है कि ऐसी घटना हो उसके पहले ही सचेत रहते हुए एक्शन लिया जाए और ऐसी प्लानिंग तैयार की जाए कि जो यूज़फुल नहीं है बोरवेल, उन बोरवेल को ढका जाए। ये परिजन हैं और आसपास के लोग हैं जो पूरी रात से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मयंक बाहर निकलेगा। इनकी आंखों में आंसू हैं और उम्मीदें हैं। कुछ इसमें बच्चों के परिजन भी हैं
जो बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लगातार रो रहे हैं, और कुछ आसपास के लोग हैं। ये जो इलाका है, अगर दूर तक हम आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो आसपास कुछ दूर तक आपको घर नजर नहीं आएंगे, यानी कि एक बड़े इलाके में खेत है, और इसी खेत में क्योंकि गेहूं की बुआई हुई है, और जो गेहूं की कटाई के बाद बची हुई बालियां होती हैं, यानी कि जो छोड़ दिया जाता है, वो बच्चे इन बालियों को बिनने के लिए यहाँ पहुंचे थे। 4 बच्चों के साथ मयंक यहाँ पर पहुंचता है, और विडंबना देखिए कि वो गेहूं की बाली बीनते बीनते अचानक से इस बोरवेल में गिर जाता है, और इसके बाद वो आवाज भी लगाता है कि मुझे बचा लीजिए, और उसके साथ ही बच्चे घर तक जाकर सूचना देते हैं। पहले ग्रामीण अपने स्तर पर रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे प्रशासन, एसडीआरएफ और फिर एनडीआरएफ की टीमें पहुंच जाती हैं, और अब तक करीब 15 से 16 घंटे का समय इस वक्त इस घटना को बीत चुका है, और 12 घंटे से करीब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जी। और 12 घंटे बाद भी अब तक मयंक तक नहीं पहुंचा जा सका है। अभी कितना और वक्त लगेगा, प्रशासन की माने तो 2-2.5 घंटे के आसपास का वक्त लगेगा। सवाल यही है आकाश कि जो ये वक्त इतना लग रहा है, तो ऐसे में मयंक को सुरक्षित निकाला जाए, चूंकि ये प्राथमिकता है। 15 से 16 घंटे बीत चुके हैं, तो ऐसे में परेशानी आने वाले वक्त में और भी बढ़ेगी, कंडीशन और भी क्रिटिकल होगा अगर वक्त ज्यादा लगेगा तो। निश्चित तौर पर एक सर्वाइवल की स्थिति क्या होती है वो समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई बार हमने ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस देखे हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जो इस तरीके का हुआ था, उसमें अप्रत्याशित रिजल्ट सामने आया था। बच्चे के सामने सांप समेत कई अलग अलग तरीके के वन्यजीव भी पाए गए जो पानी में रहते हैं। इसके बाद भी बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया, लेकिन उस वक्त लगातार मॉनिटर भी किया जा रहा था। अभी मॉनिटर करने जैसी स्थिति नहीं है क्योंकि मलबा है, और प्राथमिकता प्रशासन की यही है, और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की राहत बचाव कार्य की जो टीम है उनकी भी यही टीम है कि बच्चे को बाहर निकाला जाए और उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि ये जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर की दूरी का एरिया है, यानी कि यहाँ पर प्रशासन और अन्य टीमों को, अन्य संसाधनों को पहुँचने में समय लगेगा। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन एसडीएम तहसीलदार है वो जल्दी पहुँचे, लेकिन इसके बावजूद जो प्रॉपर व्यवस्थाएं पहुँचनी चाहिए उसे पहुँचने में आज समय लगा। इस बात को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वाकई में ये रीवा से करीब 100 किलोमीटर भीतर का इलाका त्योथर है, और त्योथर का मनिका गाँव है, और ये गांव भीतर का गांव, यानी कि यहाँ से अगर आप 8 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो चाक घाट, उत्तर प्रदेश की सीमा लगनी शुरू हो जाती है, और आप उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करने लगते हैं। पूरा सुहागी पहाड़ को उतर कर आप इस गांव में पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ संसाधन पहुंचने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगा, लेकिन अब कोशिश यही की जा रही है कि बच्चे को बचाया जाए। हमारी अपील ये है, जी मीडिया की भी अपील ये है कि जो लोग बोर करवाते हैं वो अगर उनका बोर अनुपयोगी है उसे खुला ना छोड़े, उसे ढकें, उसे ढकने की पूरी कोशिश करें। अगर वो खुला छोड़ रहे हैं तो ऐसी घटनाएं होती हैं, और ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में इतनी अधिक हो चुकी हैं कि अब वाकई में चिंतित होने की ज़रूरत है, और चिंता करनी भी चाहिए, क्योंकि घटना होती है, एसओपी जारी होती है, निर्देश जारी होते हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। अमल होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने विदिशा, बैतूल, सीहोर, इसके साथ ही छतरपुर समेत कई जिलों की घटनाएं देखी हैं कि बच्चे बोरवेल में गिरते हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हैं, कई बार उन्हें नहीं बचाया जा पाता है, और वो जिंदगी से हार जाते हैं। किसी दूसरे की गलती और सजा कोई और भुगत रहा है। ये बहुत दुखद स्थिति होती है। बिल्कुल आकाश, और एक यहाँ पर 15-16 घंटे के मुताबिक पिछले 5 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश में 9 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जान गंवाई है बोरवेल में गिरकर। और बड़ी बात यह है आकाश कि सरकार की ओर से एक प्लानिंग बनाई गई थी, आपको भी याद होगा कि यहाँ पर एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें प्रदेश के सारे बोरवेल की जानकारी दी जाएगी, वहां पर और भी तमाम जानकारियां होंगी, पंजीयन कराया जाएगा। लेकिन जो योजना सरकार की ओर से बनाई गई थी वो कागजों पर ही सिमट कर रह गई। देखिए, मैं भी इसी बात का जिक्र कर रहा था, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो निर्देश जारी होते हैं जी। पिछली सरकारों में कई बार निर्देश जारी हुए, क्योंकि कई घटनाओं को मैंने खुद ग्राउंड पर कवर किया है, सीहोर जैसी घटनाओं को भी हमने कवर किया है, और इन घटनाओं के बाद विस्तृत दिशा निर्देश जारी होते हैं, लेकिन उन दिशा निर्देशों का नतीजा
सामने आता है रीवा का त्योथर की घटना। अगर ये घटना इतनी आसानी से हो सकती है और कई सालों से अगर बोरवेल खुला हुआ है, इसके बावजूद ना तो इसके मालिक को एक ख्याल आया कि इस बोरवेल को बंद कर देना चाहिए, ना ही तहसीलदार और सीएम ने सुनी कि हम सर्वे कर लें, अगर जिले में कहीं बोर खुला हुआ है तो उसे बंद कर दें। ना तो उनको अपनी जिम्मेदारी समझ में आई और ना ही इस जमीन के मालिक को जिसने बोर कराया। इसलिए ये जिम्मेदारी तय करनी होगी कि जो लोग बोर करवा रहे हैं, अगर उनका बोर अनसक्सेसफुल है, वो अनुपयोगी है, किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं है, उसे बंद किया जाए। क्योंकि बोर को बंद करने की कीमत किसी की जान से बढ़कर नहीं हो सकती और इस बात को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि सीहोर में 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और अंत में सृष्टि को सकुशल नहीं बचाया जा सका। करीब 150 घंटे के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सृष्टि काल के गाल में समा गई। यहाँ तक कि गुजरात से रोबोटिक टीम को भी बुलाया गया था और अब देखिए यहाँ पर भी 13-14 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत रहा है और बीतते वक्त के साथ साथ चिंताएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन चुनौती है कि किसी न किसी तरीके से बच्चे तक पहुंचा जाए और उसे बाहर निकाला जाए और डॉक्टरों की निगरानी में तत्काल प्रभाव से रखा जाए, क्योंकि ये स्टेज बहुत क्रिटिकल होती है। और जब भी अभी जो हम आंख पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ऑक्सीजन सप्लाई की कोशिश भी कर रहा है, ऑक्सीजन की पाइप आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन बोरवेल में डाला गया है और लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। और अब दुआओं की भी ज़रूरत है और कोशिशों की भी ज़रूरत है। कोशिशें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं और दुआओं की भी ज़रूरत है कि मयंक सकुशल बाहर निकले। इसके साथ ही लोगों को सतर्क और अपने आप को जागरूक करने की भी ज़रूरत है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए हम खुद अलर्ट हों और खुद अगर हमारा बोर है तो उसे हम कम से कम खुला ना छोड़ें। ये देखिए, ये जो टनल का पाइप है उसे काट कर 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। इसके बाद एक हिस्से से पहले उसे सेट किया जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल टनल है, जो हॉरिजॉन्टल खुदाई होगी, उसमें टनल का रूप दिया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो दूसरे हिस्से को भी इसमें सेट किया जाएगा और बच्चे तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। ये जो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन का तरीका है, ये तरीका एनडीआरएफ की एसओपी है और इसी एसओपी के तहत एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती है। और अमूमन हर घटना में सबसे पहला जो मेथड है वो इसी मेथड को अपनाया जाता है कि पहले पैरेलल गड्ढा खोदा जाए और पैरेलल गड्ढा के बाद हॉरिजॉन्टल गड्ढा खोदकर ऑब्जेक्ट तक, यानी कि जो बच्चा फंसा हुआ है उसके तक पहुंचने की कोशिश की जाए। और जब ये मेथड नहीं काम आते हैं तो दूसरे मेथड को अपनाया जाता है। और यहाँ की जो तस्वीर है वो देखकर जितना अंदाजा हम लगा पा रहे हैं, अंदाजा ये है कि ये मेथड यहाँ लगभग सक्सेस हो रहा है, क्योंकि जो पैरेलल गड्ढा है वो पूरा हो चुका है और पैरेलल गड्ढे के बाद अब हॉरिजॉन्टल गड्ढे से बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। अगर प्रशासन का अनुमान सही है कि बच्चा 40 से 45 फीट के बीच में है, यानी कि जहां मलबा, जहां कैमरा मूवमेंट को देख पा रहा था, क्योंकि मलबे से पहले कुछ देर पहले तक, कल की बात करें अगर हम, तो बच्चे के कपड़े को भी देखा गया था। अगर मलबे के नीचे बच्चा है और हॉरिजॉन्टल गड्ढे के बाद अगर टनल के जरिए वहां तक पहुंचते हैं तो आसानी से बच्चे को कैच कर पाएगी टीम। अगर हॉरिजॉन्टल गड्ढा सटीक पहुंचा, जो प्रशासन का भी अनुमान है 40-45 फीट के आसपास, तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये ठीक गड्ढे के पास की तस्वीर है, यानी कि 50 फीट दूर वो एग्जैक्टली वो जगह है जहां पर बोर है, जहां बच्चा गिरा हुआ है, उसके ठीक आगे ये खुदाई चल रही है। उसके ठीक सामने आप देखेंगे तो जिला प्रशासन की पूरी टीम जो है वो बैठी हुई है। कलेक्टर हैं प्रतिभा पाल रीवा जिले की, इसके साथ ही रीवा जिले के एसपी हैं, वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अपनी पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा करें। और यहाँ बिल्कुल आकाश, और प्राथमिकता यही है, कोशिशें लगातार जारी हैं कि मयंक को सकुशल निकाला जाए। आप नजर बनाकर रखिए आकाश, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, हमारे इस खबर पर जो नजर है वो लगातार बनी हुई है, आगे भी आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि प्राथमिकता ये कि मयंक को सकुशल बाहर निकाला जाए, क्योंकि ऑलरेडी 15 से 16 घंटे इस ऑपरेशन के बीत चुके हैं और अगर और भी देरी हुई तो जो कंडीशन है वो और भी क्रिटिकल हो सकती है।